अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक से होंगे, खैरियत से। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ज्योमेट्री तक का काम हम कवर कर चुके हैं और डेफिनेटली जो आप लोगों की क्यूरीज हैं उस पर रिस्पांस वीडियोस भी आपको मिल रही होंगी। तो अब हम फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट करने लगे। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे कई फील्ड्स में इसका इस्तेमाल है, तो उम्मीद है आप सही तरीके से इसको समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन के लिए पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा, उस पर भी हम अभी बात करते हैं। अब डेफिनेशन रिलेशन की है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप सबसे पहले अगर ए क्रॉस बी समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, जिससे आप अवेयर भी हैं। तो हम सेट ए ले लेते हैं जिसके मैं दो मेंबर्स ले रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है। और सेट बी जस्ट विदाउट एनी कोई टिपिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कि ये क्या रिप्रेजेंट करें, हम सिंपली ले रहे हैं कि अच्छा जी ये हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब आपसे कहा जाता है जी ए क्रॉस बी करें, तो अब आप ए क्रॉस बी इस तरह से करेंगे कि जी सबसे पहले तो आप लिख लें सेट ए को रिप्रेजेंट करें उसके एलिमेंट्स को एक्स वाई, फिर क्रॉस करें यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसकी जनरेशन से इसका आउटपुट ऑर्डर्ड पेयर एज एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो एक्स वन ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी आप क्या करेंगे, जो पहला सेट है वो इनपुट का है, डोमेन का है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और एक्स का पेयर बनेगा 1 के साथ, एक्स का पेयर बनेगा 2 के साथ, एक्स का पेयर बनेगा 3 के साथ। इसी तरीके से y का पेयर बनेगा 1 के साथ, y का पेयर बनेगा 2 के साथ और y का पेयर बनेगा 3 के साथ। तो उम्मीद है आपको रिकॉल हो गया दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं। हमने स्टूडेंट्स इस ए क्रॉस बी का जिसके रिजल्ट से अगेन एक सेट मिला है, मगर एक फर्क है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं सेट थ्योरी के चैप्टर में। तो मैंने इसका एक सबसेट लिया जिसको डिनोट हमने किया आर से। तो ये जो आर आपके पास है सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी है, तो आप देखें हमने इसके तीन एलिमेंट्स ले लिए, x1 वाला पेयर है, y2 वाला पेयर है और x3 वाला पेयर है। तो आप इस सबसेट को अगर आप रिलेट करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये जो आप सबसेट आर देख रहे हैं ये आपके पास रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको पिक्चर में रिप्रेजेंट किया है। सेट ए को और बी को दो एलिप्स में हमने ओवल में रख लिया है। तो आप देखें एक्स मैप हो रहा है 1 से, एक्स मैप हो रहा है 3 से और वाई मैप हो रहा है 2 से, जो हमने एक सबसेट लिया था रैंडमली। तो अब जो आप ये देख रहे हैं ये रिलेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। आपके इस लेवल पे मोर और लेस हम फंक्शन को मैपिंग भी कह सकते हैं। तो x का मैप बना 1 से, x का मैप बना 3 से और y का मैप बना 2 से। फंक्शन पे हम आगे बात करते हैं, अभी मैंने कह तो दिया फंक्शन, क्योंकि अब रिलेशन उम्मीद है आपको क्लियर हो गया तो होगा। अब हम इसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं। ये डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। रिलेशन, रिलेशन के बारे में आपको आइडिया दिया है अभी हमने। रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट्स टू अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। तो सेट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, तो सेट ऑफ इनपुट्स जो होगा आपके पास उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डोमेन, ठीक है। टू अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स जो है यहाँ पर वो आपके पास रेंज हम कहते हैं, इमेज भी कहते हैं, काफी इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं आपके पास, तो हम आगे डिटेल में सब पे बात करेंगे। वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो अब आप इसकी ये जो नोटेशन है एफ, फिर ये कॉलन एक्स टू वाई, एक्स और ये आप एरो का सिंबल देख रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को रीड ऐसे करेंगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक और मॉडल है तरीकाकार लिखने का, इसको भी समझ लें। इसमें आपके पास जो है आप कहते हैं कि एफ इज अ फंक्शन जिस जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, बन रहा है, वो एक्स से बन रहा है और उसका इमेज, इमेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, वो आपको वाई मिल रहा है। तो ये एक टेक्निकल टाइप की आप डेफिनेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स पे बात करता हूँ।
फिर उसके बाद जो है आप को हम और थोड़ी सी इसकी डिटेल में लेकर जाएंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरिंग अ ट्रिप, तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी डिस्टेंस हमारा आउटपुट है, फंक्शन है, और टाइम इनपुट है, टाइम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के तौर पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर है, एक्सक्यूज मी रिगार्डिंग रैंडम, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ हॉट चॉकलेट एंड टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपका आउटपुट है, जो कि फंक्शन है, यानी टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है टाइम पर आपके पास ऑफ दैट चॉकलेट, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आपके पास, कुछ और बताते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज, अगर आपको याद हो कि हम जब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपके पास सर्कुलर जो लेंथ होती है उसकी उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो सी यहाँ पर आपके पास जो बराबर होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ये डायमीटर आपको याद होगा, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। सर्किल की जो बेसिक थोड़ी बहुत डेफिनेशन हमने क्लासेस में देखी है, थोड़ा अंडरस्टैंड किया आपके पास, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आर्म लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, यानी जैसे आपकी जो बाजू की लेंथ है, आपके आर्म की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है हाइट पर। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपके छोटे बहन भाई हैं, तो जो आपसे छोटे हैं, जिनकी हाइट आपसे कम है, तो उनकी बाजू की लेंथ कम होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, द लेंथ ऑफ शेडो इज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट एंड द टाइम ऑफ डे। मिसाल के तौर पर अगर आप दिन की रोशनी रोशनी में सूरज की तेज रोशनी में बाहर खड़े हैं, तो आप देखिएगा कि जो आपका शेडो की लेंथ होगी वो डिपेंड, एक तो ये कर रही होगी आपकी हाइट कितना है, दूसरा टाइम ऑफ द डे पे भी डिपेंड करती है। तो ये आपको पता है कि जी किस टाइम पर जैसे अगर सूरज बिल्कुल सर पर होता है हाइट छोटी हो जाती है, सूरज आपकी बैक पर हो इधर साइड में तो वो आपकी हाइट बड़ी हो जाती है। सारा आपको आइडिया क्लियर है इस हवाले से। ये डियर स्टूडेंट, तो सेट ऑफ इनपुट जो है उसको थोड़ा समझाने के लिए हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो आप जिस सेट से, जैसे ये हमारे पास जो सेट एक्स है ये डोमेन सेट, तो जो भी सारे पॉसिबल इनपुट ले रहे हैं और ये सेट है एक्स आपके पास, तो इसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक है जी। रेंज कहते हैं या इमेज कहते हैं, इससे मुराद उस सेट की बात है। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। आपने जिस सेट को एज अ डोमेन लिया है, जैसे यहाँ पर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसके हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट उसका वो एग्जैक्टली एक आउटपुट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, तो वो जो आपके पास सेट होगा आपके पास वो रेंज होगा। एक चीज और क्लेरिफाई करता चलो, कोड डोमेन की इस्तेलाह भी होती है। कोड डोमेन से मुराद ये होता है कि आपका जो रेंज है वो किस बिगर सेट में रहता है। इस पे थोड़े से आगे जाके हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है डोमेन और रेंज आपको क्लियर हुआ होगा आपके पास, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको जो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स वगैरह देखे हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोगों को याद होगा हमने क्लास में थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो y तो x का फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अगर मैं m और c फिक्स कर दूं, मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है आपके पास, ठीक है, और वो x आपके पास प्लस c, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है। तो आप कह सकते हैं अच्छा ये एक ऐसी लाइन है आपके पास जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो 0,3 है, स्लोप उसका 2 है आपके पास। तो अब इसमें मैं x को एज अ इनपुट कुछ भी रखूं, अब कुछ भी मुराद अगर मैं कहूँ कि ये जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास, ठीक है। रियल वैल्यूड से मुराद ये आपके पास कि जो f है हमारे पास वो R2R, डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, और रेंज आपके पास ये भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है। और यहाँ पे रेंज और कोड डोमेन जो है आपके पास वो इक्वल है, ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पर कि मैं इसी फंक्शन में जी f और मैं ये 0 रख, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। और ये देखें तो अगर हम आपके पास ये उस लाइन के हवाले से उसका y इंटरसेप्ट भी है, अगर इसी फंक्शन में मैं -3 रख दूं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 3। तो अगर आप देखें तो -6 प्लस 3 हो जाएगा जो कि -3 के बराबर है। तो थोड़ा सा अगर मैं इस प्रोसेस को रिलेट करना चाहूँ तो ये प्रोसेस ऐसा है
कि फंक्शन लाइक आपका एक प्रोसेसर की तरह आपके पास है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है जी। और इस प्रोसेसर में क्या होता है जी हमारे पास कि हम इनपुट प्रोवाइड्स करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि जी यहाँ से हम इनपुट देते जा रहे हैं इनपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं। अब ये जो इनपुट वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ रही हैं इस तरह से, तो वो ये जो हमारा फंक्शन है ये प्रोसेसर है। तो यहाँ पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपके पास वो यहाँ से आपके पास आउटपुट लेकर बाहर आ जाएगा आपके पास। तो आप समहाउ रिलेट कर सकते हैं जो कि ये फंक्शन जो है बेसिकली काइंड ऑफ प्रोसेसर है जिसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलते हैं। फंक्शन एक रूल की तरह भी होता है, इसकी एक लूज डेफिनेशन है। तो इस पे बताने के लिए बहुत कुछ है, बट हम थोड़ा सा इसको सिंपल कोशिश करेंगे जितना आपके लिए रह सके। तो मैं कुछ और इंसाइट देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन पर भी जाऊंगा, जिसमें कुछ और मजीद ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि जी हमारे पास कि जी हम आ जाते हैं कुछ एक चीज़ें हैं जिसको क्विक ओवरव्यू लेते हैं आपके पास। So the notion of a function, suppose x and y are two sets of objects. Loosely speaking, a function from x to y is a rule. यानी एक रफ टाइप की डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन से आप जो है वो बता रहे हैं कि a function from x to y is a rule. फंक्शन एक रूल है that assign to each element of the set x one and only one element of the set y. हम सेट एक्स जिसको डोमेन कह रहे हैं हर एक एलिमेंट को लेंगे और एसोसिएट करेंगे, ताल्लुक बनाएंगे उस रूल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ द सेट वाई से। नोट दैट इफ इट एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई वी राइट एस। तो ये आपको भी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स वी राइट एफ ऑफ एक्स फॉर द एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ वाई। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे आप थोड़ा सा रियल लाइफ में समझेंगे कि फंक्शन रियल लाइफ में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ जिसमें इनपुट पीपल है, लोग है और रिलेट हो रहे हैं वुमेन से। तो अब इसका ये रूल डिफाइन है, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर बायोलॉजिकल मदर, यानी उनके मदर से असाइन करना है। फॉर इंस्टेंस जिम्स मदर इज एबी, सो वी हैव एफ एफ फंक्शन रूल क्या है जी, हम पीपल को एज ए इनपुट दे दे तो जिम को दिया और किससे असाइन होगा, मदर से, तो एबी। तो ये रूल है। दिस रूल इज इंडीड अ फंक्शन, ईच पर्सन इज असाइंड वन एंड ओनली वन बायोलॉजिकल मदर। Note, two people can be assigned to the same mother. That is okay. This does not violate the definition of a function. Also, not all women are mothers. That's okay too. Read the definition of a function very carefully. Some more examples. एग्जाम्पल एक और है ताकि आपको और इंसाइट मिले। जी फंक्शन का नाम दे रहे हैं, पीपल हैं और वो रिलेट हो रहे नंबर से। असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर एज इन ईयर, इज दिस अ फंक्शन? तो आंसर इसका यस, ईच पर्सन इज असाइन वन एंड ओनली वन एज। दैट मोर देन टू पीपल हैव द सेम एज इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा एक जुमला है जो काफी बच्चे थोड़ी बहुत डेफिनेशन जानते हैं फंक्शन की। आप कहते हैं फंक्शन एक रूल है जहाँ पर डोमेन रिपीट नहीं हो सकता। तो ये सेम वही आइडिया है कि जी आपका जो इनपुट है, आपका जो इनपुट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट से असाइन होगा आपके पास, ठीक है जी। तो और ये जो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल के हर कोई बंदा अपनी एज के साथ एसोसिएट करे। मिसाल के तौर पर जी सपोज आसिफ एक स्टूडेंट है, उसकी एज से रिलेट करें, उसकी एज 13 हो तो एफ एफ में आप आसिफ लेके आउटपुट में उसकी एज मिलेगी जो कि उसकी एज 13 है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है एच फंक्शन है, पीपल टू पीपल रिलेट हो रहा है, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर मदर। तो अब क्वेश्चन है इज दिस अ फंक्शन? अब देखें पहली बात ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको हम देखते हैं। नो देयर आर टू प्रॉब्लम्स, नॉट एवरीवन हैज अ डॉटर। अगर आप जरा स्टेटमेंट पे जाएं इस रूल के, तो इसमें ये कह रहा है असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर डॉटर। पहली बात नॉट एवरीवन हैज अ डॉटर। सेकंड सम पीपल मे हैव मोर देन वन डॉटर। दिस फंक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी आपके पास। अब कुछ और चीजें हैं जैसे
एक और आपके पास है कि जी एक्सरसाइज है, हियर इज अ क्यूरियस एग्जांपल, एफ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट है और हम रिलेट कर रहे हैं इसके दो ही आउटपुट है, या तो वो स्टेटमेंट जो है आपके पास वो ट्रू है या फॉल्स है। असाइन टू अ स्टेटमेंट द वर्ड ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, assign the word false if the statement is false. Okay, for example एक स्टेटमेंट ली, f फंक्शन है हमारा, liquid water is wet, true, ducks go moo, false, this sentence is false, ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं दिस सेंटेंस इज ट्रू, अगेन ये भी डिफाइंड नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, इज दिस अ फंक्शन? This final example shows that our loose definition of a function as a rule is problematic. तो what constitute a rule? Rule को क्या चीज आपके पास बनाती है? ठीक है, तो for this reason mathematician in a formal setting prefer to define a function from a set x to a set y to be a collection f of pairs xy with x belonging to x and y belonging to y and satisfying, जो आपने भी definition relation के context में जाके देखी भी है। For each x फॉर ईच एक्स इन एक्स, स्मॉल एक्स से मतलब एलिमेंट है, कैपिटल एक्स से मतलब डोमेन वाला सेट और ये डोमेन एलिमेंट, देयर इज इंडीड अ पेयर इन एफ विथ एक्स एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर। फंक्शन जब हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो डोमेन लेते हैं, अभी आपने देखा प्रोसेसर में, फिर उसका आउटपुट y आ जाता है, अगर हम उसको लिखें तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। द सेट ऑफ पेयर्स एफ डज नॉट कंटेन टू पेयर्स, यानी कि आपका वो पेयर जो है ना, दो ऐसे पेयर को कंटेन ना करे जिनकी रेंज सेम हो, मिसाल के तौर पर xy1 और xy2। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक डोमेन है आपके पास, तो आपके पास वो y1 से एसोसिएट हो रहा है, यही x फिर किसी और से एसोसिएट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है डोमेन एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते विद द सेम फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंगिंग टू x एंड डिफरेंट सेकंड एलिमेंट y1 y2 बिलोंगिंग टू। तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल if x is equal to 1 2 3 and y is equal to ab, then f जो होगा ये आप अगर देखें तो इन्होंने f लिया है 1 a 2 3 b is a function, but g के जो मेंबर्स हैं in ordered pair 1 a 1 b 2 b 3 a is not. Although this formal definition can be seen to capture the required features of a function without referring to the vagination of a rule, it does not make a good first introduction to concept of a function. In this chapter, we shall continue to think in terms of rule. Nothing that matters can be rephrased in a more precise sense of a rule design. तो आइडिया इज दैट कि ये फंक्शन को एक लूज या रफ डेफिनेशन में रूल तो कह सकते हैं, मगर एक्चुअली जो फंक्शन है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास जो हमने रिलेशन के आइडिया से देखा है वो आइडिया हमारे पास ज़्यादा वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात, एक तो पेयर जनरेट होगा, जब भी हम उस प्रोसेसर से इनपुट गुजारेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। दूसरी बात, दो ऐसे पेयर ना हो कि जिनका डोमेन तो सेम हो बट रेंज डिफरेंट हो आपके पास। ठीक है, अब मैं कुछ आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ मैपिंग के स्टाइल में फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, तो उम्मीद है आप और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझिए बात। जी टी स्टूडेंट, तो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बात करूँगा। टाइप से मुराद अभी ख़ास तौर पर वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं भी बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले तो देखिए हम इस मैपिंग स्टाइल में अगर देखें तो एक सेट है पहला जिसको आप x या a सेट कह लें। 1 का इमेज p है या 1 का आउटपुट p है, 2 का q है, 3 का q है। r वर्क नहीं कर रहा, कोई मैटर नहीं। अब सबसे अहम बात कि हम जब इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 p बनेगा, 2 q बनेगा और 3 q बनेगा। सबसे अहम बात, ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। दूसरी अहम बात कि कोई डोमेन जो है वो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल ना हो। आसान लफ्जों में ये समझ लें, यानी डोमेन एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, ये एक फीचर है इसका, इसको एज अ मेन डेफिनेशन के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ देखें 1 आपके पास जो है वो p है, 2 आपके पास जो है वो p से रिलेट हो रहा है, 2 q से भी रिलेट हो रहा है। तो नोट करें, जब ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 p बनेगा, 2 p, 2 q और 3 r आपके पास। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है।
रिमेंबर अगर जरा ध्यान से देखें, अगर मैं इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लूँ तो ये एक उसका रिलेशन है, और ये रिलेशन फर्दर हमारे पास जो है वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास, ठीक है। Another definition of the function is that it is a relation f in which each element of set A is mapped with only one element belonging to set B. Also in a function there can't be two pairs with the same first element. तो ये आपके पास चीजें जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। अब हम कंडीशन पे अगर आप बात करें तो पहली कंडीशन ये सेट ए एंड सेट बी शुड बी नॉन एम्प्टी आपके पास हो। तो एफ के जो आउटपुट है उसको रेंज कहते हैं, तो रेंज ऑफ एफ, और इसको इमेज ऑफ ए अंडर एफ भी कहते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एस टेकन टुगेदर है। तो आप इस साइड से काफी चीजें देख सकते हैं। अब मैं मेनली जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो आपके पास वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं वो बताना चाह रहा हूँ, मैनी वन फंक्शन की बात करना चाह रहा हूँ, ऑन टू फंक्शन की बात करना चाह रहा हूँ, और इन टू फंक्शन की बात करना चाह रहा हूँ। ये वो चीज़ें जो नेचर के हिसाब से या एक जो रोल होता है उसकी मैकेनिज्म का, उस हिसाब से ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी बेस आपके पास फंक्शन है। ओके, वन वन फंक्शन से क्या मुराद है, तो हम आते हैं वन वन फंक्शन पर। वन वन फंक्शन का नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। if each element in the domain of a function has a distinct image in the codomain, कोडोमेन का मतलब वो बड़ा सेट जिसमें हमारे रेंज वाले एलिमेंट रहते हैं। तो ये याद रखिए, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। तो कोडोमेन वो एक बड़ा मेन सेट जिससे हमारे रेंज के एलिमेंट्स मिलते हैं। द फंक्शन इज सेट टू बी वन वन फंक्शन। अब क्या खास बात है, जैसे आप कहते थे ना फंक्शन होने के लिए कि डोमेन एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो वन वन फंक्शन होने के लिए हम कह सकते हैं रेंज एलिमेंट भी रिपीट नहीं हो सकता, दोनों एक एक बार ही आएंगे। तो मैंने आपको जो लीनियर फंक्शन की एग्जांपल दी थी तो वो वन वन होता है, ठीक है आपके पास, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन यानी अगर इस तरह का कोई फंक्शन अकर हो जाए जिसमें आपके पास जो है रेंजेस बार बार रिपीट हो रहे हो तो उसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ऑन दी अदर एंड इफ देयर आर एट लीस्ट टू एलिमेंट, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, टू एलिमेंट्स इन दी डोमेन हुज इमेजेस आर सेम, इमेजेस का मतलब रेंज है, जिनका रेंज सेम हो, द फंक्शन इज नोन एज मैनी टू वन। जैसे अगर आप जरा देखें कि यहाँ पे ये जी एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स हैं, तो जी अच्छा इस एलिमेंट की मैपिंग जो है वो इससे हो रही है, इस एलिमेंट की मैपिंग इससे हो रही है, तो रेंज के में अगर ये दो एलिमेंट्स हैं तो नोट करें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो रही। तो जब रेंज बार बार रिपीट होगी, रेंज के रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन है कि डोमेन आपके पास वो बार बार रिपीट ना हो। तो ऑन्टो फंक्शन ये होता है जिसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव फंक्शन है कि आपके रेंज के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है। तो onto function, a function is called an onto function if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain। सिंपल लफ्जों में सारे के सारे एलिमेंट्स जब इस्तेमाल हो जाएं आपके पास फंक्शन में फॉर रेंज फॉर कोडोमेन, तो वो आपका ऑनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन अगर आसान लफ्जों में कह लें को कि ये जी एक फंक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास फंक्शन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है आपके पास, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो आपको याद रखना है वो वन वन फंक्शन और दूसरा आपको ऑनटू फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन की कंडीशन भी रखता है और सर्जेक्टिव की। तो इसकी आसान सी ऐसी डेफिनेशन है, जितने डोमेन में एलिमेंट है उतनी ही रेंज में एलिमेंट है, और आपके पास वो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कह लें कि जी रिपीटेशन भी नहीं है आपके पास, रेंज में डोमेन में भी रिपीटेशन नहीं है, एज वेल एज रेंज के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो यानी एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट पर्टिकुलर एक और इनसाइट देते हुए उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। कोशिश है कि जितनी ज़्यादा इनसाइट मौजूद है फंक्शन पर वो आपको दी जा सके। द सेट ऑफ ऑल अलाउएबल इनपुट्स फॉर अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन।
यानी कि वो इनपुट्स जो अलाउेबल हो, जिससे एक डिफाइंड आउटपुट्स आते हों, उनको डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं. द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रेंज. जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ जो है हमने मैपिंग्स रखी हैं, रिलेशंस रखे हैं, और आइडिया यही है कि हम देखते हैं चलें कि जी ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट अ फंक्शन, स्टेट योर रीजन. तो अगर आप ए को देखें तो ये रिलेशन फंक्शन है. अगर मैं कहता हूँ चले जी इसको हम एक नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं R1 दे देते हैं, ठीक है जी. तो R1 आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा विदाउट गिविंग सिंबल्स, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है जी. तो इसके आपके रिजल्ट्स ऐसे लिखे जाएंगे 1,2, 2,4 और 3,7. मैं एक बार फिर आप लोगों को डेफिनेशन दिखाता हूँ कि जिसको आप ध्यान से यूज करेंगे तो टेक्निकली तौर पर आप मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो सही तौर पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सबसे मैं थोड़ा डिटेल से फिर बताऊंगा. फॉर ईच एक्स दिस स्मॉल एक्स, ये जो आप स्मॉल एक्स देख रहे हैं ये शो कर रहा है एलिमेंट को इन एक्स. कैपिटल एक्स से मुराद वो सेट है जिसको हम डोमेन के लिए तौर पर यूज कर रहे हैं. For each small x in capital X, there is indeed a pair in F. F से मुराद हमारे पास जो है वो रिलेशन है with x as the first element of the pair. यानी कि डोमेन का जो पहला एलिमेंट है, जो आपके पास पेयर का पहला एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होगा, ठीक है. द सेट ऑफ पेयर्स F, जो पेयर्स का सेट बन रहा है उसको F से डिनोट कर रहे हैं, डज नॉट कंटेन टू पेयर्स. ठीक है जी, दो पेयर्स को कंटेन ना करे. किस तरह से? x, y1 एंड x, y2. अगर जरा ध्यान से देखें ये x एज अ डोमेन सर्व कर रहा है और रिपीट हो रहा है with the same first element x belonging to x and different second element y1 and y2 belonging to y. तो जब भी ये दो चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी किसी भी रिलेशन के लिए तो उस रिलेशन को हम फिर फंक्शन कहते हैं. तो उम्मीद है आपको चीजें याद आ गई होंगी, ठीक है. तो आपके पास अगर मैं ये जो डेफिनेशन आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये डेफिनेशन उम्मीद है आपने फिर दोबारा पढ़ ली होगी. तो अब हम मूव करते हैं आपके पास, ठीक है जी. तो अब अगर देखें इसको तो ये फंक्शन है, ठीक है जी. तो पहली जो कंडीशन है, अगर मैं थोड़ा सा ना अब इसको एक और फॉर्म में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि उम्मीद है आप मेरी बात को ध्यान से. डोमेन के लिए कैपिटल डी यूज करते हैं और एफ इसको हमने चले अभी तो हमने R1 का नाम दिया, इसको हम R1 दे देते हैं. इस R1 का जो डोमेन है अगर जरा ध्यान से देखें, चलें फॉर योर कन्वीनियंस हम इसको स्पेसिफाई भी कर देते हैं. ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है. तो डोमेन ऑफ दिस R1 वो ए के बराबर है आपके पास, ठीक है आपके पास, ठीक है. और दूसरी बात आपके पास कि वो जी सारे के सारे डोमेन एलिमेंट इस्तेमाल होंगे, बिल्कुल सारे के सारे डोमेन एलिमेंट्स इस्तेमाल हो गए. दूसरी बात नो रिपीटेशन ऑफ डोमेन एलिमेंट. अगर जब भी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो आप कह सकते हैं वो फंक्शन है. तो अब ये जो आप R1 देख रहे हैं इस R1 को आप फंक्शन कहेंगे. तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी. अगर आप बी में देखें तो बी जो है आपके पास ये हमारे पास फंक्शन इस तरह से नहीं होगा. इफ वी टेकिंग अनदर सिचुएशन दैट कि हम जो 3 को 4 के साथ तो असाइन कर रहे हैं, 3 को हम 5 के साथ भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है जी. तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप जाके देखें, इसको आप नाम दे दें R2 का, ठीक है. तो ये हमारा R2 है. तो अगर आप नोट करें मैं इस R2 के एलिमेंट्स लिखूं तो R2 के एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाएंगे 1,3, 2,5 क्योंकि 2 मैप हो रहा है 5 से, 3,4 और 3,5. अगर वो डेफिनेशन अप्लाई करें जिस डेफिनेशन पे हम अभी बात कर रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास. पहला तो
फॉर ईच एक्स इन एक्स देयर इज इंडीड अ पेयर एनएफ विद एक्स एक्स दी फर्स्ट। पहली बात के डोमेन पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा। दूसरी बात यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे, ये सबसे अहम बात है, ठीक है। फॉर ईच एक्स डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात, कोई दो ऐसा पेयर ना हो जिनका डोमेन सेम हो। These are the two main requirement to become any relation as a function। तो उम्मीद है काफी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर आप जरा देखें तो यहाँ पर कि चलें क्या चीज जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, अगर मैं इसको लिखता हूँ। पहली बात, इस R2 का जो डोमेन है अगर मैं देखूं तो ये तो जी सेम है 1 2 3 जो कि ए के बराबर ही हो गया, अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको बी कह दूं, ठीक है जी। दूसरी बात जिसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप देखें 3 4 से भी इमेज रख रहा है और 3 5 से भी इमेज रख रहा है, तो दो पेयर तो ऐसे हो गए ना आपके पास, जो आपके पास दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो आप कहा है ना नो रिपीटेशन ऑफ डोमेन एलिमेंट, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। टाइप्स पे भी बात कर लेंगे, पहले हम फंक्शन को देख लें। तीसरा, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है जी। तो ये फंक्शन है, अब क्लियर है, आपको पता है ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि जो आपके पास जो डोमेन इस रिलेशन को जब मैं अगर R3 जिसको मैं नाम दे दूं, R3 के सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाऊंगा वो ए के बराबर आ जाएगा और कोई रिपीटेशन नहीं डोमेन की, तो ये फंक्शन है। इसी तरीके से ये भी आपके पास जो है फंक्शन है, ठीक है जी। अब जिस चीज को मैं चाहूंगा कि हम वैलिडेट करें और वो ये है कि अगर मैं टाइप्स पे थोड़ी सी बात कर लूँ, यानी 1 1 पे बात कर लूँ, ऑन टू पे बात कर लूँ, बाइजेक्टिव पे बात कर लूँ, जो कॉम्बिनेशन होता है 1 1 एंड ऑन टू का, 1 टू मैनी टू 1 का बात कर, मेनू टू 1 की बात कर लूँ, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास जो हमने टाइप्स देखे थे उन्हीं टाइप्स पे अगर हम रहते हुए बात करें तो वो हम इसको फर्दर बात कर सकते, तो इनटू की भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने मैनी वन फंक्शन भी देखा था आपके पास, ठीक है। तो मैनी वन अगर मैं पहले तो देख लें 1 1 में क्या होता है, नो रिपीटेशन ऑफ द रेंज एलिमेंट। मैनी वन में ये होगा कि अच्छा जी रेंज रिपीट हो सकता है, ऑन टू फंक्शन में सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। इनटू फंक्शन मतलब फंक्शन होना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इनटू। अब यहाँ पर हम आते हैं आपके पास, ये देखिए अगर मैं कहूँ कि ये पहला फंक्शन कौन सा है जो हमने देखा है, तो आप नोट करें ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो पहली बात फंक्शन ही नहीं, तो आप इस पे डेफिनेटली टाइप्स ऑफ द फंक्शन की बात नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है। और ये मैनी टू वन है, डेफिनेशन ये थी एटलीस्ट दो ऐसे एलिमेंट हो जिनकी रेंज सेम हो, तो जी मैनी टू वन है आपके पास, ठीक है। ये आप इसको कह सकते हैं ये फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, फंक्शन होने की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो ओके जी इनटू फंक्शन है, ठीक है जी आपके पास। तो उम्मीद है आपको ये आइडियाज क्लियर हो गए, और ये आप इसको 1 1 फंक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि रेंज रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। तो उम्मीद है अब आपको काफी आइडियाज क्लियर होंगे हो गए फंक्शन की वजह से। कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वो पता हो। फॉर योर लेवल, डोमेन को हम प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। रेंज को हम इमेज कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो 1 1 की प्रॉपर्टी भी कंटेन करे और ऑन टू की भी प्रॉपर्टी कंटेन करे उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, कोडोमेन और रेंज इन जनरल डिफरेंट होते हैं। कोडोमेन से मुराद वो सेट जिसमें हमारा रेंज वाला सेट लाई करता है, तो हम ये कहते हैं कि इन जनरल रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काफी आइडियाज क्लियर हो गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब एक और हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और वो है कि फंक्शन का ग्राफिकल एनालिसिस। आपने एनालिटिकल और अलजेब्रिक सेंस में तो काफ़ी आइडियाज़ देख लिए। देखिए फंक्शन को ग्राफ कैसे करना है वो काफ़ी बातें हमारी पहले डिस्कस हो गई कि हम ग्राफ कैसे करते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की ग्राफिंग आपको सिखाई थी कि जी आप कुछ एक्स वैल्यूज ले लें और एक उसका स्केच तैयार कर लें, तो स्केचिंग तो आप लोगों को बताई, ठीक है। अब ये है कि जी फंक्शन की जब बात करेंगे तो पहले तो आपको उसको डोमेन क्लियर हो और फिर रेंज पॉसिबल वैल्यूज क्या है उसका थोड़ा आइडिया क्लियर हो, देन आप उसको मैप कर सकते हैं ग्राफिकली।
अगर आप एक ग्राफ देखें और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत आसान सा एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास ये होता है कि जी आप क्या करें, जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है उसके डिफरेंट रीजन पर वर्टिकल लाइन जो है वो पास करें आपके पास। अगर वो वर्टिकल ग्राफ जो है उस वर्टिकल लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं क्या ये किसी फंक्शन का है? नहीं, ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है। ठीक है जी। तो दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन, यानी ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और फिगर है, बहुत अवेयर हुए हैं, काफी इसको हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं। चैप्टर 4 में आप बहुत ही क्लियरली देख चुके हैं। ये पैराबोला ओपन अपवर्ड बनाया हुआ, सेम स्ट्रेटेजी अगर हम इसके लिए इस्तेमाल करें आपके पास, तो देखें हम भी करने के, अच्छा जी डिफरेंट रीजन से हम इस पे वर्टिकल लाइन पास करके देख लें। अगर ये वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्टिकल लाइन हम ले रहे हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो ये आपके पास जो है ये फंक्शन है। और ये आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने ठीक जजमेंट की। इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। एक स्पेसिफिक है कि ये पैराबोला ओपन अपवर्ड है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जी, ये यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्केविटी, उम्मीद है आपको याद होगी। कॉन्केविटी बताती है कि आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। क्योंकि ये पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप किसी भी ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि क्या वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो इसको हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं, f is a function both ways implication each number x on the x-axis is mapped to exactly one number on the y-axis, that is any vertical line intersects the graph of f at exactly one point। तो उम्मीद है आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट से किसी भी ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी पर एक आइडिया मैं और ऐड कर दूं कि एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि अगर आपको मालूम हो जाए कि जी एक ग्राफ फंक्शन का है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप ये कंफर्म कर सकते हैं क्या वो ग्राफ आपके पास वन वन फंक्शन है या नहीं। मिसाल के तौर पर अभी मैं इस एब्सोल्यूट फंक्शन की बात करूं जिस पर आगे हम जाके डिटेल में बात करेंगे। तो ये आप लोगों ने ऐसे याद किया था कि जी अच्छा इसमें कुछ भी रख दें, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो आपका आउटपुट पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं -3, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। तो आइडिया ये होता है कि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का हम फंक्शन देखते हैं ये बेसिकली किसी भी नंबर का डिस्टेंस मेजर कर रही होती है फ्रॉम जीरो, ओरिजिन से। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दूं ताकि आपको इस फंक्शन की, जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि चलिए हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर पर एक रियल लाइन है हमारे पास। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं जी कि चलें जी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह जी -1, -2, -3। अब मैं कहता हूँ कि जी इस -3 का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। तो जब आप इस -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे तो ये देखें -3 आप राइट पर मूव करना शुरू करें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यानी -3 का जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी जीरो वो 3 है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि अगर मैं जब इस फंक्शन का ग्राफ करूंगा तो इस फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, वी शेप। ठीक है, विदाउट एक्सिस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने पैराबोला ओपन डाउनवर्ड ले लूँ, तो नोट करें ये दोनों ही फंक्शन हैं। अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से पास कर ले तो ये दोनों ही फंक्शन है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये वन वन फंक्शन है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूंगा आपके पास। तो आप देखें
अगर आपकी ओरिजेंटल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो वन वन फंक्शन है। रिमेंबर, पहले आप हमेशा ये चेक करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि ग्राफ फंक्शन ही है। अगर ग्राफ फंक्शन है तो फर्दर आप उसका एक और टेस्ट ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप ये मालूम कर सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखें इधर ग्राफिकली ये जो आपका पॉइंट होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ जी एक्स, ठीक है, और वाई पे कोई वैल्यू होगी, इसको मैं कह देता हूँ वाई। अगर जरा ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमारा एक्स तो सेम सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि नोट करें ओरिजेंटल एक्सिस पे जो ये आपके पास अगर आप देखते हैं, ठीक है जी, तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, सॉरी, यहाँ पर आपका ये वेरिएट कर जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास y आपके पास रिपीट हो रहा है, तो ये y1 है, तो इसको मैं x1 कर देता हूँ। और ये अगर नोट करें तो हॉरिजेंटल लाइन पे वेरिएशन, नॉर्मली हॉरिजेंटल लाइन हम x एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वर्टिकल लाइन y एक्सिस के लिए, तो ये हॉरिजेंटल लाइन में वेरिएशन, तो ये x2 हो जाएगा और ये y1 सेम रहेगा, ठीक है। तो सेंस ये है कि हमारे डिफरेंट डोमेन पे रेंज रिपीट हो रहे हैं, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो हमेशा जो आपको बात याद रखनी है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे वाया वर्टिकल लाइन टेस्ट। जब कोई भी ग्राफ वैलिडेट हो जाए कि जी वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्लियर हो गया कि जी वो आपके पास फंक्शन है, तो फिर आप उसको ये चेक कर सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन से कि वो वन वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन नहीं है आपके पास। डियर स्टूडेंट, तो जस्ट लाइक अब इस टाइप की नोटेशन आप अपनी बुक में देखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एफ लिखा है, फिर कॉलन है, एक्स है आपके पास, और फिर ये एरो का सिंबल है आपके पास, ठीक है, इस तरह से, ठीक है जी, और फिर 2x² प्लस। तो आप इसको इस तरह स्ट्रेट कर सकते हैं कि जी एफ इज अ फंक्शन वेयर x is mapped to 2x² प्लस। यानी एफ ऐसा फंक्शन है जहाँ पर x आपको पता है डोमेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, ये आपका इनपुट है, जो इनपुट है वो मैप कर रहा है इस रूल को जो कि 2x² प्लस। और इसी तरह अगर आप कहते हैं कि अच्छा जी वो जो हमने मॉडल देखा था, तो इस मॉडल को हम भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस। इसको यूं भी रीड करते हैं, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। तो अब आप इसमें डिफरेंट एक्स की वैल्यू पढ़ करके आउटपुट निकाल सकते हैं। सपोज इसमें अगर आपको ये डोमेन दिया जा रहा है, हम इसका डोमेन ले लेते हैं एक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं -1 2 3, ये एज अ डोमेन सेट दे दिया गया। डोमेन एक तो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में होता है और एक कोई स्पेसिफिक प्रोवाइडेड हो, जिसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे भी बात करेंगे जब हम कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशन प्रॉब्लम लेंगे, तो वहां पर हम इस पे जरूर बात करेंगे। तो अब जी हम कहते हैं सपोज ये एक्स आपको विद डोमेन एक्स -1 2 एंड 3, फाइंड द इमेज सेट ऑफ इट। अब मुझे एक इमेज सेट यानी रेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा जी सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x² प्लस 1 है, तो मैं हर डोमेन की क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो इमेज निकालूंगा आपके पास, ठीक है। तो अच्छा जी एफ ऑफ -1 ले लें, ये आपको जो 3 मिलेगा। अगर आप इसमें डोमेन मतलब पहले भी बात कर चुका है, एफ एक प्रोसेसर की तरह, इसमें अगर आप 2 रख देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा रिजल्ट। इसी तरह एफ में आप 3 रख देंगे तो आपको रिजल्ट 9। तो ये जो एक्स सेट था, अब इसी तरह आप कहेंगे अच्छा जी जो आउटपुट आया क्या उसको भी हम एक सेट में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उसको इमेज सेट भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, आर से डिनोट करें तो ये जी हमारे पास इमेज सेट, जिसको रेंज कहेंगे 3 9 एंड 19। तो उम्मीद है थोड़ी सी इंसाइट और क्लियर हो गई होगी अबाउट डोमेन और रेंज को, और रेंज को हम इमेज सेट ऑफ एफ भी कहते हैं। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन 10 सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए फ्रॉम योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10 हम ले रहे हैं पेज नंबर 205 पर हमारे पास।
ठीक है जी, एक्सरसाइज 9.1। अच्छा, इसके लिए रेफरेंस बता दूं, एग्जाम्पल 8 मौजूद है। एक सजेस्ट करूंगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसका पहले रिलेवेंट एग्जाम्पल सर्च करें। एग्जाम्पल मौजूद है, और ये जनरली भी आप लोग के लिए एक सजेशन है कि एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें और फिर आगे की तरफ मूव करें। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको क्वेश्चन जो 10 में आपसे कहता है वो ये कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, 4 फंक्शंस गिवन है, ए बी सी डी करके मैंने डी सिलेक्ट किया है, जिसमें f इज अ फंक्शन वेयर x इज मैप टू 7 - 2x। अच्छा, अब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। सिंपली ये आपसे कहा जा रहा है कि जो हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है जी। अच्छा, फाइंड रेंज, रेंज, और अब ये जो डोमेन देख रहे हैं इसको आप रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस डोमेन का एक पोर्शन इस्तेमाल किया गया। कहता है फाइंड रेंज, रेंज निकालें व्हेन, आपका जब x जो है वो 1 से लेकर 3 तक हो। तो हमने कहा अच्छा जी काम करते हैं, थोड़ा इसको ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा अच्छा जी, गिवन y इज इक्वल टू 7 - 2x। ग्राफ का आपको एक फायदा नजर आएगा, तो बॉदर ना हो कि हमने ग्राफ क्यों लिया है, ग्राफ का एक फायदा भी आपको बताऊंगा। हमने ग्राफ कर लिया, अच्छा जी हमने जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पर y एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट पे जाएगा तो x प्राइम कर देते हैं, ये हमारा y प्राइम हो गया। अच्छा जी, तो देखें सिंस गिवन है y इज इक्वल टू 7 - 2x, y लिख लें, या अगर आप कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 7 - 2x लिख लें, तो डिफरेंट वेज जो मॉडल के उनको आप लिखना सीख लें। x आप 1 रख दें तो y 5 हो जाएगा, x 2 रख दें y 3 हो जाएगा, x 3 रख दें तो y 1 हो जाएगा। अब ये आपके सामने देख लें, x जब 1 है तो उस वक्त y की वैल्यू 5 है, जब x 2 है तो y की वैल्यू 3 है, और जब x 3 है तो y की वैल्यू 1 है। तो ये हमने जो 3 पॉइंट्स है, वैसे तो ये इसका उम्मीद है आप मतलब समझ रहे होंगे इससे क्या मुराद है। तो थोड़ा सा रिकॉल करें ये क्या बात हो रही है। क्लोज इंटरवल याद है आप लोगों को, तो ये वही चीज है, हमारी जो डोमेन पर्टिकुलरली अभी ले रहे हैं वो 1 से 3 का एक क्लोज इंटरवल है। यानी कि इस रियल लाइन पे मुझे जो एक्चुअली जिस डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग काम करना है वो ये डोमेन, ठीक है जी। तो उम्मीद है अब आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, कनेक्टेड पीस है, ये एक लाइन सेगमेंट है 1 से लेकर 3 का हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो अब बताना चाह रहा हूँ कि चलें जी हम इसको स्केच करते हैं। तो अजय जी जब मैं इस पॉइंट को मिला लूंगा तो होगा कि ये देखिए, ये पॉइंट अभी मैंने मिला दिया, ठीक है। तो अब नोट करें क्या हुआ इससे। तो आप नोट करें कि इस डोमेन के लिए जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है रेंज की, वो आपके पास 5 है। सिंपल लफ्जों में अगर आपसे पूछा जाए रेंज कहाँ होता है आपके केस में, तो सिंपल रेंज ऑन दी वाई एक्सिस होता है आपके पास, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पर रेंज है, डोमेन कहाँ है, डोमेन एक्स एक्सिस पर है आपके पास। तो अब नोट करें क्या खास बात है। अब क्विकली मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आगे काम आएगी। पहली बात, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन से मुराद एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये आप ऐसे याद करें, हमने वो लाइंस जिनके स्लोप नेगेटिव होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। तो अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से करके -2x + 7, तो आप स्लोप नेगेटिव देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, एक्स का जब 1 यूनिट बढ़ेगा तो वाई के 2 यूनिट डिक्रीज होंगे। और ये आप देख सकते हैं, एक्स जब हमने 1 लिया तो वाई 5 आया, एक्स 2 लिए तो जब हमने जैसे ही 1 यूनिट एक्स का बढ़ाया तो वाई के 2 यूनिट डिक्रीज हो गए। वो 2 यूनिट क्यों डिक्रीज हुए, क्योंकि आप नोट करें जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है और 2 यूनिट से डिक्रीज होगा। इसी तरह जब एक्स को हम 3 कर रहे हैं तो वाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब ये हमने इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो कि 1 से लेकर 3 था, इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने ये लाइन स्केच की है। अब रेंज निकाल सकते हैं, तो नोट करें आपके पास जो आपका ये फंक्शन था जिसको हमने एफ से डिनोट किया था, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, उस एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। ये रहा आपके पास लोएस्ट वैल्यू 1 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है आपके पास, ठीक है जी। तो हमारी जो रेंज है वो 1 से लेकर 5 तक है। एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपके पास ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप कहेंगे पहले y 5 था, 3 हुआ, 1 था, वो इसलिए हुआ क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। मगर जब मैं फंक्शन का इंटरवल लिखूंगा तो वो 1 से 5 होगा। तो अब आप इसको यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करेगा एक क्लोज इंटरवल से 1 से लेकर 5 तक। कब, व्हेन,
जब हमारे पास हमारा x लाई कर रहा होगा 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये हम इस फॉर्म से लिखेंगे और दूसरा आप यूँ भी लिख सकते हैं कि अच्छा जी x बिलोंग करे इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल। थोड़ा सा ओपन और क्लोज इंटरवल रिकॉल कर लें तो ये आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमने 1 किया था। 1 में बता चुका हूँ कि रेंज जो है हमने मालूम करनी थी जब डोमेन 1 to 3 है, तो उम्मीद है इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। अब हम 2 पर जा रहे हैं। तो जैसे कि पहले बताया गया कि आपका x जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से, तो डोमेन आपका इन जनरल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। फिर वो कोई भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए काम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो वो उसने इस 1 to 3 के लिए काम पूछा और हमने वो कर दिया। 2 में कहता है फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन मालूम करना है corresponding टू अ रेंज ऑफ व्हेन, कब मालूम करना है जब रेंज ये प्रोवाइड। एक चीज कहूंगा, जब भी आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करें तो ग्राफ से अपने काम को हेल्प करें, ग्राफ को ऐड ऑन करें, ग्राफ से आसानी हो जाएगी। ग्राफ बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेस्मोस पे आप लोगों को हमने सिखाया हुआ है, तो उम्मीद है आप डेस्मोस का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पहली बात ये चीज तो हमें क्लियर हो गई थी स्लोप से भी, फिर हमने ग्राफ भी बनाया था कि अच्छा ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है हमारे पास वो डाउन हिल स्ट्रेट लाइन है। डाउन हिल स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, तो x की वैल्यू इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये f ऑफ x दर हकीकत आपका y, ठीक है। तो सिंस हमारा f ऑफ x था 7 - 2x, अगर जरा ध्यान से देखें तो ये जो रेंज है, पहली बात तो ये जो हमारा फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज क्लियर है। तो ग्राफ के एनालिसिस से, ग्राफ के आइडिया से आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजें जज करना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड का इस्तेमाल करें। लोअर बाउंड -1 है, तो -1 हमने पुट किया बिकॉज हमारा f ऑफ x -1 से लेकर 5 तक है। तो हमने कहा ओके लोअर बाउंड इस्तेमाल करें, यानी f ऑफ x को -1 पुट करने से हमें x की वैल्यू 4 मिल रही है। रिमेंबर x हमारा डोमेन है। इसी तरह अपर बाउंड हमारे पास 5 है, तो 5 पुट किया और यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ से आपने इजीली जज कर लिया। अच्छा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास डोमेन है, ये वो डोमेन है जो 1 से स्टार्ट होगी और 4 पे। और अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसके ग्राफ से भी हमारे पास क्लैरिटी आ सकती है। अच्छा जी, अगर मैं इसी इसी फिगर को थोड़ा सा बनाऊं जी के जी, ओके जी 1 से 3 तक था, तो और ये 4 तक क्या होगा, मैं ये लेता हूँ -1, ठीक है जी। और अगर आप इसी को देखेंगे जी, ये x जब 1 था तो y5, x2 पर y3 था, x3 पर y हमारा 1 था, तो x4 पर क्या होगा, तो x4 पर डेफिनेटली ये नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट हमें इधर मिलेगा। और मैं इस पे एक लाइन पास करूं तो आप देख सकते हैं कि अच्छा जी ये जो हमारी लाइन होगी ये इस तरह से। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। डाउन हिल है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, एग्जाम्पल एट ध्यान से केयरफुली करें क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आपको बहुत बेहतरीन इंसाइट मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं फंक्शन का काम आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे तरीके से देखें। इस पे बहुत चीजें अभी बतानी है, तो पेशेंट के साथ थोड़ा चलना है और आप लोग के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो अपना बहुत ही ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हम आगे आपको वीडियोस इसी तरह देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।